जी हां, ये 40 लाख लोगों का बड़ा आक्रोश है जिसकी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं। पीओके में स्वतंत्रता संग्राम 100% टूटेगा पाकिस्तान, इसके आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है जनता। पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर फायरिंग की है। ये देखिए तस्वीरें। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कई नेताओं को कर लिया गया है गिरफ्तार। हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त पीओके में और कहा यह जा रहा है कि ये आक्रोश एक स्वतंत्रता संग्राम की शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। तादाद देखिए किस कदर, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। तो आक्रोश की ये तस्वीरें आपने देखी। जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त पीओके की सड़कों पर। ये देखिए तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कंगाल पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार की नाकामियों की वजह से आवाम त्राहिमाम कर रही है। पाकिस्तान से कब्जे वाला कश्मीर संभल नहीं रहा है और वहां की जनता महंगाई की मार और सेना के जुल्म से त्रस्त हो चुकी है। अब वहां के लोग सेना और सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठा रहे हैं, देखिए तस्वीरें। पीओके में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेता और कार्यकर्ता 9 मई से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। पीओके में कैसे हिंसा की जा रही है आंदोलनकारियों के साथ, यह देखिए। प्रशासन ने पीओके में किस तरह से जुल्म सितम ढाए हैं लोगों पर, उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प तेज हो गई है। नौबत पथराव और आंसू गैस से आगे बढ़कर फायरिंग तक की आ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रदर्शनकारों पर कैसे हो रही है फायरिंग, ये देखिए। और पीओके में पुलिस पर भारी पड़ती नजर आ रही है आवाम। पुलिस पर फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जुल्म सितम किए गए। आंदोलनकारियों की आवाज दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद भीड़ ने पुलिस वालों को ही दौड़ा लिया। और आइए अब आपको दक्षिण की सियासत पर असर डालने वाला इंटरव्यू दिखाते हैं। चुनाव के हर बड़े मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने टीवी 9 से खास बातचीत की है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए। नमस्ते, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेरे पास हैं। रेवंत रेड्डी आजकल नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस तरफ से खड़ा कर रहे हैं। आजकल रेवंत रेड्डी सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं रेवंत रेड्डी का जो आरोपण है ना, वो क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे एक रीजंस क्या है, वो पूरा इससे बात करेंगे। रेवंत रेड्डी जी नमस्कार। नमस्कार। सो रेवंत रेड्डी जी, आपने बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे एलिगेशंस कर रहे हैं। जो देश भर में कांग्रेस पार्टी में सिर्फ रेवंत रेड्डी क्यों ये इश्यू खड़ा कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी को चैलेंज नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी का फिलॉसफी से वो राजनीति नहीं कर रहा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फिलॉसफी को राजनीति करने के लिए पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इज बीजेपी। तो आरएसएस एजेंडा में जो है ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब सारे लागू कर दिए। अभी बच गए संविधान को बदलने का और दूसरा SC ST BC रिजर्वेशन को रद्द करने का। ये 2 एजेंडा अमल करने के लिए आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इज सेइंग दैट अब की बार 400 पार। क्यों 400 का ज़रूरत है? सरकार बनाने के लिए तो 273 मोर देन एनफ। 400 इसीलिए ज़रूरत है कि ये लोग संविधान को बदलना है तो 2/3 मेजॉरिटी का ज़रूरत है। और उसके अलावा भी मोर देन 50% प्रदेशों में सरकार रहना, असेंबली में भी बिल पास होना है। इसीलिए 8 प्रदेशों में विपक्ष के सरकारों को गिरा दे के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाया। इसीलिए संविधान बदलने के लिए बहुत बार कह चुके हैं उनके नेतागण। और इसके अलावा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2000 KR नारायणन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बजट स्पीच में
लगवाया था कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का, और अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी 21, 2000 गैजेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ही हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस वेंकटाचलैया कमीशन टू चेंज संविधान का बदलने के लिए। तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है, तो आज के तारीख में वो लोग वही कोशिश करें, वही बात मैं उठाया अभी। लेकिन बहुत सारे समय में जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं, हम उसके खिलाफ हैं रिजर्वेशन को टच करने का। और आरएसएस का चीफ मोहन भागवत भी बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन सपोर्ट में हैं। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स देखकर मैं कह रहा हूँ, 1881 जब ब्रिटिशर्स थे हिंदुस्तान में, तब से जनगण शुरू किए, हर 10 साल को गिनती करके कितने आबादी है देश में बोलते गया। 70 साल ऑलमोस्ट ब्रिटिश वाले ने किया, उसके बाद भी हिंदुस्तान में आज़ादी मिलने के बाद भी ये हुआ। मगर 2021 में आबादी गिनने का छोड़ दिए नरेंद्र मोदी जी, किस लिए आज तक भी कुछ नहीं कह रहा है। और दूसरी बात, उनका ही अनंत कुमार हेगड़े, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका, ही हैज़ मेड ए स्टेटमेंट, हम संविधान बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 2019 सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर, शी हैज़ मेड एन स्टेटमेंट। अरे और कितने दिन लगाएंगे रिजर्वेशन को निकाल दो। रीसेंट पास्ट डेज दुष्यंत कुमार, हु इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ही हैज़ मेड इट क्लियर दैट हम संविधान को बदलने वाले। यहाँ पर धर्मपुरी अरविंद उनके खुद के इंटरव्यू में, यस हम लोग बैठा हुआ है संविधान को बदलने के लिए। इसका मतलब आरएसएस से आइडियोलॉजी से लेकर भारतीय जनता पार्टी नेतागण जो बयान दे रहा है, वो बयान के ऊपर मैं आरोप लगाया। दूसरी बात, क्यों बीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए बीसी सेंसस को क्यों मोदी जी खिलाफ है? बार बार कह चुके हैं कांग्रेस पार्टी बीसी सेंसस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर केस हम नहीं मानते। क्यों भाई, क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों रोकने के लिए कोशिश कर रहा है? तो हम लोग साफ साफ कह दिए कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन के, बीसी आबादी गिनकर उनका रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए हम लोग सीधा हम लोग हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगा दिए। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं, अमित भाई भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे उसके बारे में? संविधान के बारे में जो प्रधानमंत्री जो एश्योरेंस दे रहे हैं ना, वो नहीं मानते हैं आप? नहीं मानता हूँ, क्योंकि 2019 चुनाव से पहले यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ आरोप लगाया था। मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान से मिलकर सुपारी देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है। चुनाव से पहले इतना सीरियस एलिगेशन मनमोहन सिंह जी के खिलाफ ने किया था, बाद में क्यों कार्रवाई नहीं किए? उस दिन जो एलिगेशन किया था वो झूठ था, सच है तो क्यों उनका ही सरकार है, वो भी मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा भी बन गए। इसका मतलब चुनाव में मोदी जी कुछ भी कहने दो, उसको भरोसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ बोल सकता है भारतीय जनता पार्टी नेतागण। आज के तारीख में तेलंगाना नवनीत कौर ये बयान दिया हुआ है, 15 सेकंड पुलिस को हटा दो, हम क्या है दिखाएंगे। भाई सचमुच आप लोग सरकार चलाना है, संविधान को बचाना है, तो नवनीत कौर को एक्सपेल करो पार्टी से। ऐसे बयान कोई दे सकता है क्या? जिम्मेदारी पार्लियामेंट मेंबर, शी कैनॉट मेड सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। वाई बीजेपी इज इग्नोरिंग दैट स्टेटमेंट? वाई दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट नवनीत कौर? इसका मतलब वो लोग चुनाव जीतने के लिए और आरएसएस एजेंडा इम्प्लीमेंट करने में वो लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि ट्रिपल तलाक में देखा, 370 आर्टिकल में भी हम देख चुका है। मैं लोकसभा मेंबर था, वहाँ पर क्या हो रहे थे हमारे आंखों के सामने हुआ था। तो इसीलिए जो भी बयान दे रहा है चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सच्चा नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने के लिए आप उस चीज़ को बाहर रख के जो SC/ST रिजर्वेशन, SC/ST BC रिजर्वेशन को पकड़ रहे हैं, जो गलती तरीके से थे, आप बीजेपी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आप डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर आरएसएस शुरुआत किए, उसके बाद सरसंघ चालक गोलवालकर ने बना था 1960 में बंच ऑफ थॉट्स बुक में। वो क्या लिखा है आप एक बार वो बुक पढ़ो।
कि आरएसएस कोर आइडियोलॉजी इज नो रिजर्वेशन इन इंडिया। तो आरएसएस एजेंडा इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी बीजेपी का है, बीजेपी का कोई खुद का एजेंडा नहीं है। तो आप वो बयान को, वो किताब को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात, बार बार ये लोग जो बात झूठे बात बोलकर चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये समय पर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट क्यों मांग रहे? क्या जवाब है? क्यों आप सेंसस क्यों गिन रहे नहीं? 21 में होना था, अभी 24 आ गए, अभी तक तो कुछ बोल रहे ही नहीं उसके बारे में। इसका मतलब बीजेपी हैज़ गॉट एन हिडन एजेंडा। अचानक हम लोग ये बात ओपन किए, इसीलिए मेरे ऊपर हमला कर रहा है। सिर्फ रेवंत रेड्डी इसका बारे में क्यों बार बार बात कर रहे हैं? इसके ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर बार बार एलिगेशंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, सब लोग, आज राहुल गांधी जी ने साफ साफ कह दिया, संविधान को दिखा के कह दिया। रेवंत रेड्डी इसको बाहर लेके आया था, कहा रेवंत रेड्डी पहले बाहर लेके आया था, बाद में पूरा कांग्रेस। मैं भी कांग्रेस फैमिली हूँ, परिवार में कोई भी पहले मुद्दा उठाए, कोई बाद में उठाए, ओवरऑल पार्टी यही स्टैंड पे चर्चा हो रहा है ना, पूरा देश भर 22 यही चल रहा है ना। आज चुनाव का पूरा एजेंडा यही बन गया है ना, और इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। तो जब 22 इसी के ऊपर चल रहा है ना, हम लोग, राहुल गांधी जी और हम लोग साफ साफ कह चुका है, अगर संविधान को बदलना है, आरक्षण को रद्द करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो कांग्रेस को वोट दे दो, साफ। ओके, दूसरी चीज़, आजकल प्रधानमंत्री जो तेलंगाना में बहुत सारे कैंपेन में वो बार बार बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी ने आरआर टैक्स लगा रहे हैं। जो भी तेलंगाना में जो भी काम हो रहा है ना, उसमें पूरा कमीशन लेके ये तेलंगाना से पैसा देश भर कांग्रेस कैंपेन के लिए यूज़ कर रहा है। ये सच है? उसको क्या जवाब है? मुझे अच्छा लगता है, इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मेरा नाम लेकर कुछ आरोप लगाए तो देश भर मेरा जान पहचान हो जाएंगे, क्योंकि ये कोने पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूरा देश भर पहचाना बोले तो बहुत साल लगेगा। वही नरेंद्र मोदी जी और उनके अमित भाई ने कुछ मेरा नाम लेकर बोले तो उनका ट्विटर फॉलोअर्स करोड़ों में है, तो एक ही दिन में मैं सबका जानकारी हो गए। दूसरी बात रहा, इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी जलसा कर रहे, मतलब मीटिंग कर रहा है, इलेक्शन पूरा तैयारी कर ले रहे, और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 22,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे तो 2019 से लेकर टिल 2023 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तक बीजेपी हैज़ गॉट 8,000 करोड़, वेयर एज BRS हैज़ गॉट 1,500 करोड़। मेरा सीधा सवाल है और जवाब, अगर सचमुच इस चुनाव में बीजेपी, BRS एंड कांग्रेस जो पैसे लगा रहे, जो चुनाव के लिए तैयार हो जा रहा है, मैं नरेंद्र मोदी जी से मेरा गुजारिश है, यू कॉन्स्टिट्यूट वन कमीशन टू इंक्वायर ऑन दिस स्पेंडिंग मनी इन इलेक्शन एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हम तैयार हों। एक छोटे आदमी के खिलाफ बड़े बड़े नेता लोग तेलंगाना में आके इतना बड़ा भाषण, आरोप लगाना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे, जैसा BRS चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस भी वही तरीका से चुनाव लड़ रहे। मैं तो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग लगा रहा हूँ, लोगों का जा रहा हूँ, पब्लिक में बैठ रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहा हूँ, माइक में बोल रहा हूँ, मेरा तो कोई खर्चा नहीं है। मगर वही जगह में भारतीय जनता पार्टी मीटिंग्स देखो आप, कितने पैसे लगा रहे, कहाँ से आया वो पैसे, किसने दिया, कौन कॉर्पोरेट कंपनी दिया आप लोगों को? नहीं तो प्रधानमंत्री जी से लेकर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी जो नेता लोग हैं, जागीरदार जमींदार थोड़ी है, उसका ज्वेल बेचकर, डायमंड्स बेचकर चुनाव लड़ रहे क्या? कौन सी जमींदार है KCR, कितना जगह बेचकर चुनाव लड़ रहा है? हिसाब किताब निकालो भाई। मेरे अकेले को क्यों आप छोटे आदमी को पकड़ के इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे? जो यू आर ऑल्सो क्लोज टू राहुल गांधी अभी रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं? क्यों वायनाड में कुछ होने वाला है? क्यों डर रहे हैं? वायनाड में हारने वाला बोल के डर रहे हैं? क्यों रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं? रजनीकांत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़कर क्यों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे? गुजरात में हारने वाले हैं क्या? क्यों छोड़कर वाराणसी में चुनाव लड़ रहे? ये
परिवार रिश्ता है रायबरेली से। इंदिरा जी वहीं से चुनाव लड़ी, राजीव गांधी जी वहीं से चुनाव लड़ा, सोनिया जी वहीं से चुनाव लड़ी। आज के तारीख में सोनिया जी रायबरेली से चुनाव जब नहीं लड़े तो उनके बेटा फ़र्ज़ निभाने के लिए, परिवार रिश्ता निभाने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे। ये राजनीति रिश्ता नहीं है, ये परिवार रिश्ता है। रायबरेली से गांधी परिवार को एकदम कनेक्शन है। इट्स ए पर्सनल सेंटिमेंट, फैमिली सेंटिमेंट। केरला में मैं कैंपेन करके आया, 20 आउट ऑफ 20 यूडीएफ को मिलने वाले हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ, बीजेपी को एक जगह में डिपॉजिट आएंगे, बाकी का जगह में तो बीजेपी टिकेगा भी नहीं। तो वहाँ पर भी राहुल जी का मेजॉरिटी 4 लाख से लेकर 5 लाख के अंदर रहेगा। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद हम बहस करेंगे कि जब कुछ आरोप लगा है तो उसमें कुछ दम रहना। फैमिली में जो गांधी फैमिली में लड़ाई चल रहा है, जो प्रियंका को जो अमेठी मिलने वाला है नहीं मिला, कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो राहुल 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? कुछ फैमिली में कुछ हो रहा है क्या? रजनीकांत जी, ये गलत आरोप है। ये कोई क्या बोलते हैं, कोई पसंद भी नहीं करता ऐसा आरोप के। हम लोग रेजोल्यूशन पास किए, सोनिया जी, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए, खासकर खम्मम पार्लियामेंट से। आपको मालूम है खम्मम पार्लियामेंट में कोई कांग्रेस कार्यकर्ता भी अगर नामिनेशन डाले तो 3 लाख मेजॉरिटी से जीतने वाले सीट। अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ना है तो, जीतना है तो खम्मम सीट हम बार बार मैं पर्सनल जाके रिक्वेस्ट किए। प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे तो बात कहाँ है? सोनिया जी, मेरा हेल्थ कंडीशन एज वाइज मैं ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में मैं पर्यटन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं राज्यसभा जा रहा हूँ बोल के सोनिया जी ने राज्यसभा में आ गई। तो इसीलिए जो फैमिली हेड, बीइंग एन कांग्रेस पार्टी लीडर एंड गांधी फैमिली, राहुल गांधी हैज टेकन ए डिसीजन टू कंटेस्ट फ्रॉम रायबरेली। ये इतना कंट्रोवर्सी क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में? कभी कोई पत्रकार या नहीं तो कोई पार्टी नरेंद्र मोदी जी को आप गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ रहे? राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को दबाने के लिए आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे क्या बोल के कोई भी सवाल नहीं पूछे। मगर गांधी परिवार बोले तो एकदम मीडिया में भी कैजुअल एटीट्यूड है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, गांधी परिवार कुछ नहीं बोलते। ठीक है। और दूसरी चीज़ें आजकल आप बोल रहे हैं कि तेलुगु मीडिया में जो गुजरात लोग हैदराबाद आके हैदराबाद का रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, हैदराबाद को जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो नए आने के लिए बहुत सारे कोशिश हो रहे हैं बोल के बहुत सारे बात आप तेलुगु मीडिया में बोल रहे हैं। रियली गुजरात लोग यहाँ हैदराबाद आके यहाँ इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर रहे हैं? नेता लोग, आम जनता नहीं है। मैं आम जनता के खिलाफ नहीं कहा। जो नेता लोग हैं, जो तेलंगाना स्टेट को जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो गुजरात को लेकर जा रहे हैं। बार बार गुजरात के नेता लोग यहाँ पर आके कम्युनल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर बार बार पॉलिटिकल इंटेंसिफाई कर दे के कोशिश कर रहा है। ये ठीक नहीं है। ज़रूरी है जैसा गुजरात की इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो लोग तड़प रहे, हम लोग भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट्स के और तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है उन लोगों से, भाई तेलंगाना में आकर आप कम्युनल ये सब सारे करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट मत दो कि यहाँ के जनता मिलजुल के है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोग हम मिलकर है, हम इकट्ठा होकर हम तेलंगाना तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आईटी इन्वेस्टमेंट, फार्मा इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ and sports, everything is developing like anything. We are competing with the world, not with any other state. तो इसीलिए गुजरात लोगों का जो इरादा है, पॉलिटिकल नेता लोगों का, वो इरादा ठीक नहीं है। वो उन लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के जनता बहुत समझदार लोग हैं। समझदारी से आने वाले चुनाव में वो लोग वोट देंगे। बीइंग ए कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आपने प्रधानमंत्री को बड़े भाई मान रहे हैं, वो भी आपको छोटा भाई मानने के लिए उससे थोड़ा सीखने के लिए बोला था। TV9 इंटरव्यू में उससे सीखने के लिए बोला था, जो बिना करप्शन, जो भी अच्छा काम लोगों के लिए जो किया था उससे थोड़ा सीख लिया तो
मैं छोटा भाई मानता हूँ बोल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो बड़े भाई को कुछ आपके तरफ से कुछ बोल नहीं, सकते? अच्छा रहा तो मैं सीख लेता हूँ, उसमें क्या गलती है। सब कुछ हमको पहले जानकारी नहीं रहता है। जिस दिन पहली बार मोदी जी मुख्यमंत्री बने सब कुछ पता नहीं है ना। 13 साल मुख्यमंत्री रहकर 10 साल प्रधानमंत्री रहकर उन बहुत कुछ एक्सपीरियंस कमाए। उनके एक्सपीरियंस से मुझे अगर कुछ मिले मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या गलत है। वो बड़ा भाई है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, TV9 के साथ भी यही बात कह रहा हूँ, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि सब सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बिग ब्रदर, तो बड़े भाई, तो वो बड़ा भाई सब छोटे भाइयों को साथ में लेकर चलना है। गुजरात छोटे भाई की एक तरीका, तेलंगाना छोटे भाई की दूसरे तरीका, उत्तर प्रदेश छोटे भाई की तीसरे तरीका। इसीलिए मोदी जी से मेरा एक ही गुजारिश है, अगर हम लोग 1 रुपये टैक्स पे किए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमको मिल रहा है 43 पैसा, whereas Bihar is paying 1 rupee, they are getting 7 rupees 6 paisa, and Uttar Pradesh is getting almost 6 rupees. बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। आप गुजरात लेकर गए बुलेट ट्रेन, साबरमती रिवर फ्रंट, गिफ्ट सिटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग प्रदेशों में आने के लिए कोशिश किए, तो आप लोग सीधा सीधा उन लोगों को ज़बरदस्ती से वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हमारे लिए भी मेट्रो रेल दे दो, मूसी रिवर फ्रंट के लिए फंड्स दे दो, ITIR कॉरिडोर दे दो, बయ్యారం स्टील फैक्ट्री दे दो, काजीपेटा रेलवे कोच फैक्ट्री दे दो, IIM IIT ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी दे दो। तो तब सचमुच हमारे बड़े भाई को हम मान लेते, हम स्वीकार करते, बड़े भाई को हम इज्जत भी देते, सम्मान भी करते। क्या मेरा इंटरेस्ट इज मेरा प्रदेश है, मेरा प्रदेश को डेवलप करने के लिए, वेलफेयर देने के लिए। यार मोदी जी को बड़े भाई कहा तो क्या नुकसान है। साउथ में पूरा 130 सीट्स हैं, कांग्रेस कितना जीत सकते हैं? नियर अबाउट 45 to 50 फ्रॉम साउथ। फ्रॉम साउथ, कहाँ कहाँ से आएगा? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। सो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है नेशनल? Definitely, we are going to contribute on its own 45 to 50. You mark my word. Out So- of 130, India Kutami is going to get almost 100 seats from South. 20 out of 20 Kerala, 39 out of 39 in Tamil Nadu, 14 out of 17 in Telangana, 15 out of 28 from Karnataka. So all these seats are going to add India Alliance. इसीलिए बीजेपी प्रेशर में आ गए, इसीलिए बीजेपी नेता लोग हर दिन एक एक मुद्दा को उठाते जा रहे। डिरेल हो गए, उनका इलेक्शन एजेंडा ही नहीं है। पहले राम मंदिर कहा, उसके बाद करप्शन कहा, उसके बाद रिजर्वेशन कह रहे, उसके बाद संविधान बदलने के बारे में चर्चा हो रहे, और आज के तारीख में गांधी परिवार को गाली देने में लग गए। तो प्रेशर में आकर वो लोग रास्ता ही छोड़ दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रेवंत रेड्डी जी। जो भी आप बोल रहे हैं ना, जो नेशनल मुद्दा बन सकते हैं, मुद्दे के बारे में जो बीजेपी और प्रधानमंत्री का तरफ से क्या क्या रिएक्शंस आएगा देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।